हेलो दोस्तों और बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम रिवीजन कर रहे थे क्लास 12th हिस्ट्री में और रिवीजन फर्स्ट चैप्टर का कर रहे थे। 2 क्लासें हो गई है और आज तीसरी क्लास है। बोर्ड बोर्ड ने जो ब्लूप्रिंट जारी किया है उसी के हिसाब से हम जो है अपना रिवीजन कर रहे हैं। और फर्स्ट चैप्टर आपको पता है 6 नंबर का है और इसमें से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्रात्मक और निबंधात्मक। तो इसी हिसाब से हम लेकर चल रहे हैं इसको। और इस पार्ट में से मैप से जो प्रमुख स्थल आने वाले हैं उनको भी ध्यान रखिएगा। साथ में अब तो आपका मैप भी तैयार हो गया होगा लगभग। मैप में आपने जो है पूरे राज्य और उनकी राजधानियों को लिखकर याद कर लिया होगा। आज कुछ प्रमुख स्थल भी हैं हमारे सामने। वो जो पहले हमने देखे थे उसमें मैंने 2-3 स्थल और ऐड किए हैं क्योंकि हमारे इसी चैप्टर में आगे आए हैं। इसमें से एक तो है भड़ोच। भड़ोच भड़ोच जो है ये कहाँ पर है? गुजरात में है। ये भी आप साथ में ध्यान रखिएगा। धोलावीरा, लोथल, रंगपुर, नागेश्वर ये हमने देखे थे। अब एक और ऐड कर लीजिए, गुजरात में भड़ोच। हरियाणा में 3 स्थल ही हैं, बनावली, राखीगढ़ी और मिताथल। एक स्थान और ऐड कीजिए पंजाब में। पंजाब में अभी एक ही स्थल है हमारे पास, रोपड़। रोपड़ ध्यान रखिएगा पंजाब में मैप में भरने के लिए। और जम्मू कश्मीर में मांडा हमने देख ही लिया था। राजस्थान में कालीबंगा जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, ये हमने पहले देख लिया था। अब दो नए स्थल आएंगे, खेतड़ी और गणेश्वर। दोनों ही राजस्थान का एक जो नया जिला बना है नीम का थाना उसमें स्थित है। नीम का थाना जो नया जिला बना है उसमें स्थित है। गणेश्वर और खेतड़ी दोनों ही, तो दोनों का ही ध्यान रखना। खेतड़ी और गणेश्वर दोनों ही राजस्थान में है। राजस्थान के मैप में आपको जो है उन्हें चिन्हित करना है यदि बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए मैप वाला। तो चलिए आज की क्वेश्चनों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर से ही है ये भी। फ्योन्स क्या है? फ्योन्स जो है, फ्योन्स ये क्या है? घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया जो पदार्थ है वो है फ्यान्स। फ्यान्स कहलाता है। एक तो घिसी हुई रेत जो मिट्टी होती है वो, और या जिसको हम बालू बोलते हैं। रंग, इसमें साथ में रंग भी मिलाया जाता है। और चिपचिपा पदार्थ जैसे गोंद हो गया, चिपचिपे पदार्थ के इन तीनों के मिश्रण से फिर इसको पकाया जाता है आग में, और उसके बाद में जो पदार्थ बनता है वो होता है फ्यान्स। फ्यान्स से जो है बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, मिट्टी के छोटे पात्र वगैरह जो हम अपनी जो है रोजमर्रा के जीवन में जिनका प्रयोग करते हैं। फ्यान्स से संबंधित क्वेश्चन है, रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकलियां किस पदार्थ से बनी होती थी? जो तकलियां हैं ये किससे बनी होती थी? तो ये आपके बनी होती थी फ्यान्स से। फ्यान्स से बनी होती थी। फ्यान्स से बने लघु पात्र, जो छोटे छोटे पात्र होते हैं, जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, अधिकांशतः कौन से स्थलों से मिले हैं? यानी फ्यान्स से बने छोटे जो लघु पात्र हैं, छोटे जो पात्र हैं, वो ज्यादातर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जिनका प्रयोग जो है वो किस लिए करते थे? जो कोई सुगंधित पदार्थ है, सुगंधित द्रव्य पदार्थ, तरल पदार्थ जो है, उसको मतलब इन फ्यान्स से बने पात्रों में रखा जाता था। ये जो फ्यान्स से बने छोटे पात्र हैं ये सबसे ज्यादा जो मिले हैं वो मिले हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से। ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की कौन सी बस्ती पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी? शिल्प उत्पादन यानी कि जो छोटे छोटे हाथ से काम करने वाले हैं, हाथ से निर्मित जो वस्तुएं होती है, शिल्प उत्पादन में जो है पूरी बस्ती सिर्फ वही काम करती थी और दूसरा कोई कार्य नहीं करती थी। तो वो थी आपके चहुंदड़ो, जो पाकिस्तान में स्थित है। चहुंदड़ो का नाम ध्यान रखिएगा। ये पूरी तरह से जो है इस शिल्प उत्पादन में संलग्न थी, यानी शिल्प उत्पादन के का कार्य ही करते थे। यहाँ के जो लोग हैं चहुंदड़ो के लोग, वो पूरी तरह से किसका कौन सा काम करते थे? शिल्प उत्पादन का कार्य करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो कौन कौन से शिल्प कार्य करते थे? तो जो बात कर लेते हैं कौन कौन से शिल्प कार्य थे। जैसे ये मन के बनाते थे, शंख की कटाई करते थे, धातु कर्म, मुहर निर्माण और बाट बनाना, ये सारे जो है काम करते थे। मन के बनाने में किन किन पत्थरों का जो है प्रयोग किया जाता था? भाई मन के बनाते थे तो मन के बनाने में कौन कौन से पत्थरों का प्रयोग किया जाता था? तो आपने नाम सुना होगा कार्नेलियन। कार्नेलियन जो लाल रंग का सुंदर पत्र होता है, जैस्पर, स्फटिक, सैल खड़ी और क्वार्टज, ये सारे पत्थर हैं, पत्थरों के नाम है। सैल खड़ी आपको पता है एक मुलायम पत्र होता है, जैस्पर ये रत्न टाइप का पत्र होता है, क्वार्टज, स्फटिक, ये सारे जो है क्या है? पत्थरों के प्रकार है। इन सभी पत्थरों से जो है ये मन के बनाए जाते थे।
मनकों के शुरुआत में हमने चित्र भी देखे थे। मनके जो है वो माला में पिरोए जाते थे बाद में। तो मनके जो है इन विभिन्न पत्थरों से बनाए जाते थे। तो सब पांचों का नाम ध्यान रखिएगा। कार्नेलियन पत्थर, जैस्पर, स्फटिक, सैलखड़ी और क्वार्ट्ज, इन पत्थरों से जो है मनके बनाए जाते थे। क्या सिर्फ पत्थरों से ही बनाए जाते थे? ऐसा भी नहीं है। मनके जो है वो धातुओं से भी बनाए जाते थे। तो बताओ मनके कौन कौन सी धातुओं से बनाए जाते थे? तो सोना, तांबा और कांसा, तीन धातुओं से जो है मनके बनाए जाते थे। पांच तो पत्थरों के नाम ध्यान रखिए कि मनके जो है इन पत्थरों से बनाए जाते थे। मनके अब इन तीन धातुओं से भी बनाए जाते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि मनके निम्न में से कौन सी धातु से नहीं बनाए जाते, और ऑप्शन में तीन ये आ जाए और एक किसी अन्य धातु का नाम दे दे, तो फिर वो नहीं होगा। यानी कि तीन धातुओं से बनाए जाते हैं। इनका तीनों का ध्यान नाम जो है रखिएगा। अब निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मनके बनाने में नहीं किया जाता? जैसे एक क्वेश्चन भी आ गया है, किसका प्रयोग? इसमें मैंने धातु का भी नहीं लिखा, यानी सोना, चांदी, सोना, तांबा और कांसा का भी नहीं लिखा, और पांचों पत्थरों के नाम भी नहीं लिखे। कार्नेलियन, स्फटिक, जैस्पर, क्वार्ट्ज और सैलखड़ी, इनका भी नाम नहीं लिखा। तो यहाँ पर मनके जो है सिर्फ इन पांच पत्थर और तीन धातुओं के अलावा भी कई प्रकार की ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे जो है मनके बनाए जाते थे। जैसे फ्यांस से मनके बनाए जाते थे, शंख से मनके बनाए जाते थे, शंख से, और पक्की मिट्टी से जो है ये मनके बनाए जाते थे। लोहे से मनके जो है नहीं बनाए जाते थे, क्योंकि लोहे और घोड़े के जो साक्ष्य हैं वो हमें जो आपके हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिले हैं। तो इन सब का ध्यान रखिएगा कि मनके किस किस से बनते थे। तो मनके कार्नेलियन, जैस्पर, स्फटिक, सैलखड़ी और क्वार्ट्ज पत्थरों से बनते थे। मनके सोना, तांबा, कांसा से बनते थे। मनके फ्योंस से बनते थे। मनके शंख से बनते थे, और मनके पक्की मिट्टी से भी बनते थे। इसके बाद में है मनके भाई बनते तो थे, लेकिन मनके कौन कौन से आकार के बनाए जाते थे? तो मनके बनाने के लिए ये बहुत सारे आकार होते थे। चक्राकार, चक्री के आकार का, बेलनाकार, बेलन जैसा, गोलाकार, एकदम गोल राउंड में बनाते थे मनके, या ढोलाकार, अपने जो ढोल की आकृति है उसकी तरह जो है मनके बनाए जाते थे। खंडित भी मनके जो है वो बनाए जाते थे। शंख से कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती थी? शंख जो है ये अभी हमने देखा, शंख से मनके भी बनाए जाते हैं। तो शंख से और कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती है? तो शंख से चूड़ियां भी बनाई जाती है, पच्चीकारी की वस्तुएं और करछियां वगैरह जो है, ये सभी जो चीजें हैं ये शंख से बनाई जाती थी। शंख से बनी जो वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं के निर्माण के जो विशिष्ट केंद्र हैं, यानी ये कहां कौन से थे केंद्र, विशिष्ट केंद्र, जो पानी के एकदम पास में है, अरब सागर के पास में, वो वाले स्थान है बालाकोट और नागेश्वर। बालाकोट आपको पता है पाकिस्तान में है, और नागेश्वर हमने अभी मैप में देखा ही है, नागेश्वर कहां पर है? गुजरात में। तो ये एकदम अरब सागर के पास में ही है। तो यहाँ शंख से, क्योंकि पानी में ही मिलता है शंख, तो शंख जो पास में है, तो शंख से बनी वस्तुएं भी वहीं मिलेगी। तो शंख से बनी वस्तुओं के निर्माण के जो विशिष्ट केंद्र थे वो कौन कौन से थे? बालाकोट और नागेश्वर। इसके बाद में है लाजवर्द मणि किस रंग का कीमती पत्थर है? जैसे अभी हमने बात की थी कि ये जो कार्नेलियन पत्थर है ये सुंदर लाल रंग का पत्थर होता है, और ये जो लाजवर्द मणि है ये किसकी होती है? लाजवर्द जो मणि है ये आपके नीले रंग की कीमती जो है पत्थर है। लाजवर्द मणि नीले रंग का कीमती पत्थर है आपके लाजवर्द, ध्यान रखिएगा, नीला। इसके बाद में कौन सा स्थल जो है लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट जो है स्थित था? यानी लाजवर्द मणि जो है ज्यादा कहां पर जो है प्राप्त होती थी? तो सोर्तुगोई स्थल जो है, सोर्तुगोई वर्तमान में अफगानिस्तान में, वहीं के पास में कोई छोटा सा स्थान है, वहां से जो है लाजवर्द मणि प्राप्त होती थी। और इस जहां से प्राप्त होती थी वहां नजदीक जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, वो कौन सा है? सोर्तुगोई। और सोर्तुगोई वर्तमान में कहां है आपको पता ही होगा, अफगानिस्तान। और कल इसके बारे में हमने एक क्वेश्चन का जिक्र किया था कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरतम जो स्थल है वो कौन सा था? उत्तरतम, उत्तर से भी उत्तर, वो था सोर्तुगोई, अफगानिस्तान। क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी मैप में देखा ही था कि भड़ोच कहाँ स्थित है? भड़ोच गुजरात में स्थित है। भड़ोच ध्यान रखिएगा, भड़ोच गुजरात में स्थित है, लोथल के पास में। खेतड़ी वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अभी हमने देखा था खेतड़ी और गणेश्वर दोनों का जिक्र किया था, दोनों ही राजस्थान का एक जो नया जिला बना है नीम का थाना, इसमें स्थित है। दोनों ही कहां पर स्थित है? आपने तो राजस्थान का ध्यान रखना विशेष रूप से। खेतड़ी पहले झुंझुनू में था, और झुंझुनू से जो झुंझुनू और सीकर से ये नीम का थाना जो स्थान है ये अलग हो गया था। इस कारण खेतड़ी का जो प्रसिद्ध स्थल है खेतड़ी, ये कहाँ चला गया? प्रसिद्ध जो नगर है खेतड़ी, ये आपके नीम का थाना, वर्तमान जो जिला है नीम का थाना, इसमें चला गया है। तो नीम का थाना जिला में जो है स्थित है खेतड़ी। साथ में गणेश्वर भी नीम का थाना में स्थित है। और कालीबंगा की हमने बात की ही थी, वो है हनुमानगढ़ में।
पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, ये वर्ड आया है, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किसको कहा है, कौन से एरिया को जो है कहा है गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति? तो खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों के आधार पर जो है वहां के स्थल को इन्होंने क्या नाम दिया है, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। रासायनिक विश्लेषण के आधार पर ओमानी तांबे तथा हड़प्पी पुरावस्तुओं में किसके अंश मिले हैं? रासायनिक विश्लेषण यानी रासायनिक विश्लेषण किया उन्होंने, तो जो ओमानी तांबे हैं, जो तांबा है ओमानी तांबा और साथ में हड़प्पी पुरावस्तुएं, हड़प्पी जो तांबा है, इनमें किसके अंश मिले हैं? तो ये निक्कल, आपने धातु का नाम सुना होगा निक्कल, निक्कल जो धातु है इसके अंश मिले हैं। यानी ओमान से जो वस्तुएं मिली है तांबे की वस्तुएं, उसमें भी इसके अंश पाए जाते हैं। हम भी धातु में मिलावट करते हैं ना, उसी प्रकार तांबे में मिलावट की गई है निक्कल की। और ये सिर्फ हड़प्पा सभ्यता में ही नहीं है, हड़प्पा सभ्यता की पुरावस्तुओं में भी तांबे में जो है निक्कल मिलाया गया है। ओमानी जो तांबे हैं उसमें भी, ओमान देश जो है उसके तांबों में भी किसका अंश मिलाया गया है, यानी कि निक्कल धातु को मिलाया गया है, यानी मिलावट की गई है। साथ में मेसोपोटामिया से जो तांबे की धातुएं, तांबे से बनी जो वस्तुएं मिली है, मेसोपोटामिया के तांबे की वस्तुओं में भी जो है निक्कल के अंश मिले हैं। इससे क्या पता चलता है कि इन तीनों देशों के साथ जो है व्यापार होता होगा, तीनों सभ्यताओं में व्यापार जो है होता होगा। एक हड़प्पी मृतबान यानी एक बर्तन जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत जो है चढ़ाई गई थी, ये कहां से प्राप्त हुआ? देखो आपके सामने एक चित्र भी है, कितना में दिया हुआ, ओमान से मिला एक हड़प्पी बर्तन और इस पर एक काली मिट्टी जो है का लेप किया गया है, इस पर मोटी परत जो है चढ़ाई गई है। तो ये कहां से प्राप्त हुआ है? ये ओमान से जो है प्राप्त हुआ है। इसके बाद में है कि मेसोपोटामिया के लेखों में मगान शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मगान जो शब्द है ये किस देश के लिए प्रयुक्त हुआ है? मेसोपोटामिया के जितने भी लेख हैं मेसोपोटामिया सभ्यता के, उसमें से मगान जो शब्द है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? ये ओमान के लिए प्रयोग हुआ है। यहाँ की वहां के जो लेख मिले हैं उसमें मगान जो शब्द मिला है वो किसके लिए मिला है? ओमान देश के लिए मिला है मगान, यानी मगान किसको कहा गया है? ओमान को कहा गया है। इसी प्रकार मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा शब्द का प्रयोग करते हैं। मेलुहा ये किसके लिए करते हैं? ये हमारे हड़प्पी क्षेत्रों के लिए प्रयोग किया गया नाम है। हड़प्पी क्षेत्रों के लिए कौन सा वर्ड प्रयोग किया गया है? मेलुहा। और हाजा पक्षी किसको कहा गया है? तो मोर को कहा गया है, ध्यान रखिएगा, मोर को कहा गया है हाजा पक्षी मेसोपोटामिया के लेखों में। और नाविकों का देश किसको कहा गया है? मेलुहा को कहा गया है नाविकों का देश। मेलुहा यानी हड़प्पी जो क्षेत्र है इसको नाविकों का देश कहा गया है। और नाव से एक आपको नाव वाली चित्र भी दिखाई गई होगी, है ना, नाविकों का देश कहा गया है, यानी जो नाव चलाते हैं उन लोगों का देश। और एक जो मुहर है उस पर एक नाव वाली मुहर भी जो है इसमें दर्शाई गई है। इसमें ये देखिए आप, इस पर नाव बनी हुई है, ये जो मुहर मिली है इस पर जो है मुहर, नाव का चित्र है इस मुहर पर। तो नाविकों का देश जो है मेसोपोटामिया के लेखों में हड़प्पी क्षेत्रों को कहा गया है, यानी मेलुहा को जो है नाविकों का देश कहा गया है। मेसोपोटामिया की एक विशिष्ट बेलनाकार मुहर पर किसका चित्र बना हुआ है जो सिंधु क्षेत्र से लिया गया प्रतीत होता है? यानी एक चित्र है, आप देखिए, ये जो है मेसोपोटामिया की एक जो है आकृति मिलती है। इस पर, इस मुहर पर जो है ये कुबड़दार जो बैल है जो हड़प्पी क्षेत्र का माना जाता है, वहां से जो है चुरा लिया हमारे मेसोपोटामिया के लोगों ने। हमारा जो चित्र है ये सिंधु क्षेत्र से जो है लिया गया प्रतीत होता है। यानी कुबड़दार वृषभ जो है, ये ऊपर से कुबड़ जो है, ये वृषभ जो है ये कुबड़दार वृषभ है, ये मेसोपोटामिया की जो विशिष्ट बेलनाकार मोहर है उस पर भी मिलता है। ये बेलनाकार मोहर हो गई किसकी? ये बेलनाकार मोहर हो गई मेसोपोटामिया की, जिस पर ये सेम टू सेम जो चित्र है ये मिलता है या नहीं है? ये सिंधु क्षेत्र का और ये हो गया उसका बेलनाकार मोहर पर, मेसोपोटामिया की जो बेलनाकार मोहर पर है उस पर ये जो है चित्र, यहां से ये क्वेश्चन उठा लिया हमने। इसके बाद में है हड़प्पा सभ्यता के लोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? यानी लंबी दूर कोई यात्रा कर रहे हैं तो उसके लिए सुविधाजनक के बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो मोहरों का प्रयोग करते थे और मुद्रांकनों का प्रयोग करते थे। और रोपड़ से जो है एक मुद्रांकन मिला है, ये रोपड़ की अभी हमने बात की थी। रोपड़ कहां पर है? रोपड़ आपके पंजाब में हो गया। क्या है मोहर और मुद्रांकन, इसका प्रयोग क्यों करते थे? अभी हम बड़े क्वेश्चन के रूप में भी देखेंगे इसको। हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में हड़प्पी लिपि के लगभग कितने चिन्ह मिले हैं? तो 26 चिन्ह मिले हैं। और ये सूचना पट एक दिखा रखा है, इसमें जो है विभिन्न हड़प्पी लिपि के जो चित्र इस पर दिखाए गए हैं।
हड़प्पा लिपि में कुल जो चिन्ह है वो लगभग कितने हैं, तो वो है आपके 375 से लेकर 400 तक हैं। हड़प्पा लिपि में कुल चिन्ह कितने हैं, 375 से 400 तक हैं। और कोई एक विशिष्ट एक बड़ा जो अभिलेख मिला है, बहुत सारे अभिलेख मिले हैं हड़प्पा से, तो उस सबसे बड़े अभिलेख में जो है 26 चिन्ह मिले हैं। टोटल चिन्हों की बात करें तो 375 से 400। हड़प्पा लिपि जो है ये किस प्रकार लिखी जाती थी, तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी कि ये हो गया आपके कौन सा बायां भाग और इधर से हो गया दायां भाग, तो हड़प्पा लिपि ऐसे लिखी जाती थी, समझ गए, दाएं से बाएं तरफ। बाट जो होते हैं ये सामान्यतः किस पत्थर से बनाए जाते थे, तो चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। इसको भी हम आगे देखने वाले हैं। एक पत्थर की मूर्ति जिसे पुरोहित राजा, एक पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है, कहां से प्राप्त हुई है, नागौर जिले से। इसका क्वेश्चन भी आया है अर्धवार्षिक परीक्षा में। ये पुरोहित राजा की आपके जो है एक इमेज भी दे रखी है, एक पुरोहित राजा, और ये जो है आपके कहां से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान से प्राप्त हुई है। चलिए बड़े क्वेश्चन के रूप में लेते हैं। सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, आपके जो पॉइंट दे रखा है उसी हिसाब से समाज में जो है भिन्नताएं किस प्रकार की थी उसका अवलोकन करते हैं। हड़प्पा समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाने की प्रमुख जो विधियां हैं वो कौन कौन सी है। सबसे पहला है समाधान। समाधान यानी दफनाना, कब्रिस्तान, अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि। यानी समाधान ये किस प्रकार करते थे, यानी मरने के बाद में उसके साथ क्या करते थे, या तो उसको दफनाते थे या फिर कब्रिस्तान में कुछ करते थे, उसका अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि क्रिया, जलाना वगैरह ये जो है सब करते थे। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में, यानी कि मृतक जो है शव, लाश जो है समाधानों में, कब्रगाह में मृत लोगों को कब्र यानी कि गड्ढों में दफनाया गया था। यानी हड़प्पा स्थलों से जो हमें समाधान मिले हैं उनको कहां पर दफनाया गया है, गड्ढों में दफनाया गया है। और कब्रिस्तान में कब्र की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कब्र की जो बनावट है वो एक दूसरे से अलग अलग होती थी, सब जो है एक जैसी नहीं मिली है। कुछ स्थानों पर कब्र की सतहों पर ईंटों की चिनाई भी की गई थी। कुछ ऐसी भी कब्र हैं जिसको या तो खुला छोड़ दिया गया या फिर उसके ऊपर क्या है भाई, किसी पर ईंटों की चिनाई भी की गई है, यानी कि उसके ऊपर चिनाई भी की गई है। कुछ कब्रों में मृद भांड तथा आभूषण मिले हैं। कुछ कब्रें खाली थी तो कुछ मदरों में कुछ जो कब्र है उसमें मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन या फिर आभूषण जो है वो मिले हैं, जो ये बताते हैं कि इन वस्तुओं का प्रयोग जो है मृत्यु प्रांत किया जाता था। यानी मरने के बाद में जो है ऐसी आस्था रही होगी हड़प्पा सभ्यता के लोगों की कि मरने के बाद में भी ये इनके वस्तुएं काम आएगी, जो वो अपने दैनिक जीवन में जो है जिनका प्रयोग करते थे, जिन वस्तुओं का, वो वस्तुएं उनके साथ ही दफना देते थे। पुरुषों तथा महिलाओं दोनों की कब्रों से जो है आभूषण मिले हैं, दोनों की कब्रों से मिले हैं। 1980 की एक बात है, इसको देखिए ध्यान से, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुई खुदाइयों, 1980 के दशक में खुदाई हुई थी हड़प्पा के कब्रिस्तान की, तो एक पुरुष की खोपड़ी मिली है वहां पर, और इस पुरुष की खोपड़ी के समीप में क्या क्या मिला है वो आपको एक क्वेश्चन के रूप में आंसर देना है कि उस पुरुष की खोपड़ी के समीप मिला है शंख के 3 छल्ले, और जैस्पर एक रत्न होता है पत्थर, जैस्पर के मनके, जैस्पर से मनके बनाए जा सकते हैं, ये अभी हमने देखा भी था। जैस्पर के मनके तथा सैकड़ों यानी लगभग 100 से ज्यादा जो है सूक्ष्म बारीक बारीक जो मनके होते हैं उनसे बना हुआ एक आभूषण भी मिला है। बारीक मनकों का एक हार कह लीजिए, जिसमें जो है मन के पोए हुए थे, वो एक आभूषण जो है इनको मिला है, हार जो है इनको मिला है। तो इसका ध्यान रखिएगा, शंख के 3 छल्ले और जैस्पर के मन के सैकड़ों सूक्ष्म मनकों से बना एक हार या आभूषण जो है इनको मिला है। 1980 की बात है, जब हड़प्पा के किसी कब्रिस्तान की खुदाई हो रही थी, तो वहां पर एक पुरुष की खोपड़ी के पास में ये सारी चीजें मिली थी। और कहीं कहीं पर तो मृतकों के साथ तांबे के दर्पण जो है वो दफनाए जाते थे। दर्पण यानी जो कांच होते हैं, आईना, ये भी दफनाए जाते थे। लोगों का ऐसा विश्वास था कि वो मरने के बाद में जो है इसका प्रयोग करेंगे। ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ अधिक बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ये जो दैनिक जीवन में जो रोजमर्रा के जीवन में हम जो चीजें यूज करते हैं वही चीजें दफनाते थे। ज्यादा महंगी जो चीजें हैं वो नहीं दफनाते थे। अधिक बहुमूल्य वस्तुएं जो है इनको ये साथ में नहीं दफनाई है, यानी इतने बड़े बड़े जो आभूषण है वो नहीं दफनाए, नॉर्मल से जो है चीजें दफनाई गई है। विलासिता की वस्तुएं, सामाजिक भिन्नता को पहचानने के लिए पूरा वस्तुओं को जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक तो उपयोगी वस्तुएं जो दैनिक जीवन में उपयोग में आती है, और एक विलासिता की वस्तुएं, जो ज्यादा अमीर लोग होते हैं वो विलासिता की वस्तुओं का जो है प्रयोग करते हैं। उपयोगी वस्तुएं जिनका हम दैनिक जो उपयोग की वस्तुएं होती है उसको कहते हैं आपके जो उपयोगी वस्तुएं हैं, यानी जो दैनिक जीवन में डेली जो काम आती है उन्हें बोला जाता है उपयोगी वस्तुएं। जिन्हें
पत्थर या मिट्टी से आसानी से बनाया जा सकता है, जैसे चकियां हैं, मृद भांड हैं, सुइयां हैं, आपके झावा हैं, यानी बॉडी स्क्रब पर स्नान करते समय जो है स्क्रबर का हम करते हैं ना, मैल उतारने के लिए। ये वस्तुएं प्राय सभी बस्तियों में जो है पाई गई थी। चकियां, मृद भांड, सुइयां, झावा आदि ये वस्तुएं प्राय सभी जो है बस्तियों में पाई गई। झावा आप जो खाना बनाते हैं उस टाइम जो ईंटें लगे जाती है, जो काली पड़ जाती है, उसको भी बोल सकते हैं झावा। विशेष रूप से इंग्लिश वर्ड निकाला तो बॉडी स्क्रबर जो है ये होता है झावा। इसके बाद में है विलासिता की वस्तुएं। इस वर्ग में कीमती वस्तुएं शामिल है, यानी कि विलासिता की वस्तुएं, इसमें कौन सी है? कीमती वस्तुएं। भाई जो उपयोग की वस्तुएं हो गई वो तो हो गई, जो सामान्य दैनिक जीवन में जो उपयोग की जाती है ये लगभग सभी बस्तियों में पाई गई है। ये सारी जो है ये कहां पर? सभी बस्तियों में पाई गई है, यानी कि सब लोगों को इसका काम पड़ता होगा, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सब लोग जो है दैनिक जो उपयोगी वस्तुएं हैं उनका प्रयोग करते थे। लेकिन विलासिता की वस्तुएं ये सब लोग प्रयोग नहीं करते होंगे, है ना। इस वर्ग में कीमती वस्तुएं शामिल है, तो कीमती वस्तुएं सबके पास नहीं होती है। जो दुर्लभ हो यानी महंगी हो, या फिर स्थानीय स्तर पर न मिलने वाले पदार्थों से अथवा जटिल तकनीक से बनी हुई हो, यानी नई टेक्नोलॉजी से बनी हो, जो यहाँ पर मिले ही नहीं, हमें भी बाहर से मंगाना पड़े, ऐसी चीजें जो है वो होती है विलासिता की वस्तुएं। इस प्रकार फ्यांस के छोटे पात्र कीमती माने जाते थे। फ्यांस से जो बने छोटे पात्र होते थे वो कीमती माने जाते थे, क्योंकि फ्यांस से जो भी वस्तुएं बनती थी इन्हें बनाना बहुत ही ज्यादा कठिन था, और फ्यांस से मन के चूड़ियां और छोटे बर्तन जो है वो बनाए जाते थे। जिन बस्तियों में ऐसी कीमती वस्तुएं मिली है वहां के समाज का जो स्तर है वो अपेक्षाकृत ऊंचा रहा होगा, क्योंकि ये महंगी वस्तुएं हैं। तो महंगी वस्तुएं वही कर सकता है जो जिसका समाज में स्तर ऊंचा है, पैसे जिसके पास ज्यादा होंगे, अमीर लोग जो होंगे उन वो ही जो है ये विलासिता की वस्तुएं खरीदेंगे, यानी महंगी और जो नई टेक्नोलॉजी वाली वस्तुएं हैं वो खरीद पाएंगे। महंगे पदार्थ से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः कहां से मिली है? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों से मिलती है, और ये कोई कालीबंगा जैसी छोटी जो दीनहीन बस्तियां हैं वहां से प्राप्त नहीं हुई है। जो महंगे पदार्थ से बनी वस्तुएं हैं, दुर्लभ वस्तुएं, जैसे फ्यांस से बने छोटे पात्र जो सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में काम आते थे, वो सिर्फ वहीं बड़े नगरों में ही मिले हैं। जैसे अभी हमने क्वेश्चन में भी देखा था कि फ्यांस से बने जो लघु पात्र हैं वो सुगंधित द्रव्यों के पात्र के रूप में काम आते हैं, यानी जिसमें जो है सुगंधित तरल पदार्थ रखा जाता है, उसमें वो कहां से प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े नगरों से प्राप्त हुए हैं। ये कालीबंगा जैसी छोटी बस्तियों में जो है नहीं मिले हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी जो स्वर्ण आभूषण हैं ये कहां पर रखे जाते थे? घड़ों में जो है रखे जाते थे, संचय यानी सुरक्षित घड़ों में सुरक्षित रखा जाता था। जो सभी ऐसे आभूषण जो है खुले नहीं मिले हैं, ये सभी घड़ों में मिले हैं। अभी हमने बात की थी तांबे के दर्पण की, कि मृतकों के साथ तांबे का दर्पण जो है यानी आईना जो है वो दफनाते थे, और ये फ्यांस से बना हुआ एक मिट्टी का जो पात्र है उसका भी चित्र आपके सामने प्रस्तुत है, यानी लघु पात्र है, फ्यांस से बना एक पात्र। शिल्प उत्पादन में के विषय में जानकारी हमने बात की थी क्वेश्चन में कि शिल्प उत्पादन का जो केंद्र था वो कौन था, यानी पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न था वो था चहुंदड़ो। तो हड़प्पा सभ्यता में जो शिल्प उत्पादन के विषय में हमें जानकारी मिलती है वो किस प्रकार है? हड़प्पा सभ्यता में शिल्प से जुड़े जो कार्य हैं इसमें पुरुष और कुछ महिलाएं दोनों ही जो है ये शिल्प के कार्य करते थे। शिल्प के जो कार्य हैं ये दोनों ही करते थे, पुरुष हो चाहे महिला हो, सब जो है शिल्प के कार्य आपके करते थे। अब शिल्प के कार्य है कौन कौन से? तो ये भी हमने बात की थी अभी। मन के हैं, शंख की कटाई है, मुहरे बनाना, बाट बनाना, तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाना। ये किस किस से बनाते थे? तांबे और कांसे से बनाते थे औजार, हथियार, गहने और बर्तन। कोमा नहीं लगाया, औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाना। सोने और चांदी से भी ये गहने और बर्तन जो है बनाते थे। ये शिल्प के कार्य थे हड़प्पा सभ्यता के लोगों के। चहुंदड़ो बस्ती के जो लोग हैं ये पूरी तरह से, अभी हमने क्वेश्चन में भी बात की, पूरी तरह से जो है शिल्प उत्पादन का कार्य करते थे चहुंदड़ो के लोग। चहुंदड़ो पाकिस्तान में शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का भी जो है प्रयोग किया जाता था। कच्चा माल प्रयोग किया जाता था। और मन के बनाने में जैसे प्रयुक्त पदार्थ कौन कौन से कच्चे माल का प्रयोग किया जाता था? तो शिल्प उत्पादन में सबसे पहले बात कर लेते हैं मन के बनाना। तो विभिन्न प्रकार के पत्रों का प्रयोग किया जाता था, जैसे हमने क्वेश्चन में भी बात की थी, कार्नेलियन जो सुंदर लाल रंग का पत्र होता है, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्टज और शैलकड़ी पत्र, इन सब से जो है मन के बनते थे। कुछ मन के दो या दो से अधिक पत्रों को जोड़कर भी बनाए जाते थे। मन के बनाने में तांबा, कांसा और सोने का भी प्रयोग किया जाता था। कुछ मन के सोने के टॉप वाले पत्थर के होते थे
और मन के बनाने में इनका भी प्रयोग किया जाता है, ये भी हमने क्वेश्चन में बात की। शंख है और फ्योन्स है और पक्की मिट्टी। मन के कई आकार के होते थे, ये भी हमने देखा था। चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार और खंडित। और मनकों को चित्रकारी के माध्यम से भी सजाया गया था। वहीं पर कुछ रेखा चित्र भी उकेरे गए थे। मन के बनाए गए थे तो मनकों पर थोड़ी थोड़ी चित्रकारी की गई थी और उस पर जो है कुछ जो है रेखा चित्र भी उकेरे गए थे। और इनका प्रयोग जो है मनकों का, ये किसके लिए किया जाता था, तो मालाएं बनाने में किया जाता था। जैसे एक चित्र भी है आपके सामने, ये मनके का चित्र है, मनकों से माला बनी हुई है। ये कुछ मिट्टी से बनी पूरा वस्तुएं हैं जिस पर भी चित्रकारी की गई है, यानी कि छोटे जो मृद भांड है, मिट्टी के बर्तन। और ये आपको औजार दिख रहा होगा, औजार, औजार तांबे का कोई औजार। मृद भांड, ये वर्तमान में जो मृद भांड है, ये जो है दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय या लोथल जो स्थान है गुजरात में, वहां के स्थानीय संग्रहालय में भी देखी जा सकती है। अब मन के बनाना जो है, ये भी हमने देख लिया कौन कौन से आकार के बनाए जाते हैं, कहां से, मतलब किस किस धातु से, किस किस पत्थर से और किस से बनाए जाते हैं, ये सब देख लिया। मन के बनाने का प्रयोग जो है वो मालाओं में किया जाता था। मन के बनाने की जो तकनीक है उसमें अलग अलग जो भिन्नताएं हैं वो किस प्रकार की देख लेते हैं। मन के बनाने की तकनीक में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थी। जैसे सैलकड़ी है, ये तो एक मुलायम पत्थर है, मुलायम जो है ये एक पत्थर है, तो इस पर आसानी से क्या हो जाता था, कार्य हो जाता था। मन के जो है आसानी से बन जाते थे सैलकड़ी से। कुछ मन के सैलकड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। इससे विविध आकारों के मन के जो है वो बनाए जा सकते थे। मन के बनाने की प्रक्रिया, कार्नेलियन जो लाल रंग का पत्थर है और पीले रंग के कच्चे माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों में, बहुत सारे उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाया जाता था। यानी एक बार में आग में नहीं पकाया जाता, 2-3 बार जो है आग में विभिन्न चरणों में जो है आग में पकाया जाता था। उसके बाद में पकाकर प्राप्त किया जाता था कार्नेलियन जो लाल रंग मन का जो है वो फिर उसके बाद में बनाया जाता था। इससे इसमें बड़े पत्थर को पहले तोड़ा जाता था। कार्लियन जो लाल रंग का पत्थर है, इसको पहले तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से छोटा टुकड़ा निकालकर इसे जो है अंतिम रूप, यानी कि जो उसका जो मन का है वो बनाया जाता था, अंतिम रूप जो है दिया जाता था। तो मन का बनाने की ये प्रक्रिया है। कार्नेलियन का लाल रंग और पीले रंग के कच्चे माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर जो है प्राप्त किया जाता था। और इसमें जो बड़े पत्थर होते हैं उनको पहले तोड़ा जाता था, फिर बारीकी से छोटा टुकड़ा निकालकर उन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ ही मन के बनाने की प्रक्रिया जो है पूरी होती थी। फिर मनकों की पूरी घिसाई करनी पड़ती थी, इसके ऊपर पॉलिश है, फिर मनके में छेद भी करना पड़ता था ताकि जो माला का धागा है वो पिरोना पड़ेगा इसमें। और ये जो छेद करने के उपकरण मिले हैं, ये कहां से मिले हैं, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, तो आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि चाहुंदड़ो, लोथल और धोलावीरा, यहां से मनके में छेद करने के जो है विशेष उपकरण मिले हैं। इसको क्वेश्चन के रूप में भी लेना है। चाहुंदड़ो, लोथल और धोलावीरा 3 स्थल हैं, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मन के में छेद करने के विशेष उपकरण जो है कहां से प्राप्त नहीं हुए हैं। 3 ये नाम आएंगे और एक चौथा दूसरा नाम आएगा, क्योंकि ये एक क्वेश्चन ये भी आने वाला है ना आपके वस्तुनिष्ठ, तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और तीनों स्थलों का तो नाम ध्यान रखना ही है, चाहुंदड़ो, लोथल और धोलावीरा। चाहुंदड़ो, लोथल और धोलावीरा, इन तीनों से मन के बनाने के जो है, मनके में छेद करने के जो है विशेष उपकरण मिले हैं। चाहुंदड़ो, लोथल तथा धोलावीरा से तैयार मनके, यहाँ जो मनके तैयार होते थे उसके बाद में ये बड़े शहरों में यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तक पहुंचाए जाते थे। शंख से भी कुछ वस्तुएं बनती थी। नागेश्वर तथा बालाकोट बस्तियां समुद्र तट के नजदीक स्थित थी। ये हमने बात की थी भी शंख कहां पर बनाए जाएंगे, जहां पर पानी होगा, समुद्र तट के पास में जो है जो बस्तियां होगी वहां पर बनाए जाएंगे शंख। तो नागेश्वर और बालाकोट ये शंख से बनी वस्तुओं के विशिष्ट केंद्र थे। शंख से कौन कौन सी वस्तुएं, चूड़ियां, करछियां और पच्चीकारी की वस्तुएं बनती थी। और शंख से बनी इन वस्तुओं के निर्माण के जो विशिष्ट केंद्र थे वो कौन कौन से थे, नागेश्वर और बालाकोट। नागेश्वर और बालाकोट, यहां से ये वस्तुएं माल दूसरी बस्तियों में भेजी जाती थी। यहां पर शंख से वस्तुएं बनती थी और फिर नागेश्वर और बालाकोट से वस्तुएं जो बड़े बड़े शहर हैं, दूसरे जो बस्तियां हैं वहां पर भेजी जाती थी। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के आधार, पत्थर के टुकड़े, पूरे शंख, तांबा, अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार, जो अपूर्ण वस्तुएं हैं,
त्याग दिया गया माल और कूड़ा करकट, ये सब जो है हमें पता चलता है इनके माध्यम से कि यहाँ पर जो है कोई काम होता होगा, या तो यहाँ पर मन के बनाए जाते होंगे। यानी शिल्प उत्पादन कहाँ पर होता थे, शिल्प के कार्य कहाँ पर होते थे, तो हमें वहां पर उन केंद्रों की यदि हमें पहचान करनी है तो उसका आधार क्या है। भाई कहीं पर पत्थर के टुकड़े मिले हैं तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या बना होगा, यहाँ पर जो है शिल्प का कार्य चलता होगा, यहाँ पर मन के बनाए जाते होंगे। पूरा शंख मिला है तो भाई यहाँ पर मिट्टी के पात्र बनाए जाते होंगे, जो शंख से वस्तुएं बनती है, चूड़ियां यहाँ पर बनाई जाती होगी। तांबा एस्क जैसा कच्चा माल, तो यहाँ पर हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है तांबे बनाए जाते होंगे, तांबे से जो है औजार बनाए जाते होंगे। औजार कहीं पर मिले हैं, या अपूर्ण वस्तुएं, यानी कोई पूरी वस्तुएं नहीं मिली है, कोई शंख का आधा टुकड़ा मिल गया है या तांबे का कोई टूटा हुआ औजार मिल गया है कहीं पर, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर शिल्प के कार्य होते होंगे। त्याग दिया गया माल या कूड़ा करकट, जो हम मेन चीज बनाते हैं उसका कुछ कूड़ा करकट जो है कूड़ा बचता ही है, जो पीछे बचा हुआ जो भाग है वो वहां पर रह गया है। तो इस आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है शिल्प उत्पादन के केंद्र रहे होंगे। कूड़ा जो करकट है, कूड़ा करकट ये शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है। यानी कूड़ा करकट को देखते ही हम पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर ये काम होता होगा। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने में जो है प्रयोग किया जाता होगा। कोई भी बड़ा पात्र बना रहे हैं तो उसके जो बेकार टुकड़े हैं उनसे छोटे बर्तन भी बना सकते हैं। बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था, जहां पर काम किया जाता था तो जो छोटे ज्यादा टुकड़े छोटे बचते थे, किसी के भी हो, उनको वहीं पर छोड़ दिया जाता था। इससे फिर कोई वस्तुएं नहीं बनती थी। इससे यह प्रकट होता है कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अलावा मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहर भी शिल्प उत्पादन के केंद्र रहे होंगे। यानी कि छोटे शहर छोटी बस्तियों में तो शिल्प का कार्य होता ही था, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी जो है शिल्प उत्पादन के कार्य होते होंगे। और पूरी तरह से एक क्वेश्चन की हमने बात की थी कि पूरी तरह से कौन सा ऐसा स्थल था जो पूरी तरह से शिल्प कार्य में संलग्न था या पूरी तरह से शिल्प उत्पादन का ही कार्य करता था, तो वो था चहुंदड़ो। उसका नाम विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तांबे और कांसे के बर्तन कुछ आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, और मृण मूर्ति एक ये छोटी सी मूर्ति जो है आपके सामने है। इसके बाद में देखिए माल प्राप्त करने संबंधी जो नीतियां हैं शिल्प उत्पादन के लिए। भाई माल कहां से लाते थे, ऐसे ही तो थोड़ी बनता था ये सारे मन के वगैरह, तो माल कहां से लाते थे और इस माल लाने के संबंधित ये कैसे कौन कौन सी पॉलिसियां जो है अपनाते थे। शिल्प उत्पादन के लिए जो है ये माल प्राप्त करने संबंधी कौन कौन सी नीतियां जो है अपनाते थे। उपमहाद्वीपीय व उसके आगे से आने वाला माल जो है वो, यानी कि एक तो भारतीय उपमहाद्वीप में से ही, भारतीय उपमहाद्वीप के जो विभिन्न स्थल हैं वहां से ही माल आता था। जैसे राजस्थान के खेतड़ी जो नीम का थाना वर्तमान जिला में स्थित है, तो खेतड़ी से तांबा आता था। दक्षिणी भारत से जो है आपके सोना आता था। इस प्रकार ये तो उपमहाद्वीपीय भाग में हो गया। और उससे आगे यानी कि उपमहाद्वीप से बाहर से आने वाला जो माल है उसकी भी हम बात करने वाले हैं। तो शिल्प उत्पादन के लिए माल प्राप्त करने के तरीके, सबसे पहला है कच्चे माल के समीप बस्तियां बनाना। यानी जहां पर ये वस्तुएं मिल रही है, कच्चा माल मिल रहा है, जैसे बालाकोट और नागेश्वर की हमने बात की, ये एकदम समुद्र तट यानी अरब सागर के पास में है। तो यहाँ पर कच्चा माल कौन सा मिल जाता है, शंख। शंख समुद्र से आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो इस कारण ये क्या करते थे, कच्चे माल के समीप ही ये जो है बस्तियां बसाते थे। नागेश्वर और बालाकोट में शंख आसानी से मिलता था, यहाँ पर ये बस्तियां स्थापित हुई। और अफगानिस्तान में सोर्तुगुई जो है कीमती नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के प्राप्ति के स्रोत के निकट स्थापित हुआ। यानी लाजवर्द मणि जो है ये अब सोर्तुगुई के पास में मिलती थी, तो सोर्तुगुई में जो है ये स्थल स्थापित हो गया। लोथल, लोथल में कौन कौन सी चीजें मिलती है, कार्नेलियन। कार्नेलियन जो है गुजरात में भड़ोस नामक स्थल से मिलता है, तो लोथल एकदम भड़ोस के पास में ही है। सैलखड़ी ये दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से मिलती थी, ये भी जो है लोथल के लगभग पास में मिलती है सैलखड़ी। तो लोथल जो है वो कार्नेलियन और सैलखड़ी जो पत्थर हैं इसके स्रोतों के निकट में स्थित था। यानी कि लोथल के पास में ये सारे जो है सारी वस्तुएं जो है लोथल के पास में आसानी से जो है आ जाती थी। अलग अलग कारणों से बस्तियां जो है विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार जो है स्थापित की गई। कच्चे माल व तैयार माल के स्थल जो है वो परिवहन का महत्वपूर्ण साधन क्या थी। भाई कच्चा माल और तैयार माल यदि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो इसका महत्वपूर्ण साधन थी बैलगाड़ी। इसके साथ ही नदी मार्गों तथा तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। यानी बैलगाड़ी तो स्थल मार्ग पर चलेगी, तो जो तटीय मार्ग है, नदी मार्ग जो है नदी के अंदर चलने वाले मार्ग और नदी के तट पर चलने वाले मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। भाई इन मार्गों पर चलकर भी ये जो है शिल्प उत्पादन के लिए जो कच्चा माल चाहिए या पक्का माल जो बनकर तैयार हो गया उसको कहीं पर पहुंचाने के लिए जो है स्थल मार्ग और
नदी मार्ग और तटीय मार्ग, इन तीनों का प्रयोग करते थे। विभिन्न क्षेत्रों में अभियान भेजना, दूसरी पॉलिसी क्या है? एक पॉलिसी अभी हमने देखी कि कच्चे माल के समीप बस्तियां बसाना, और दूसरी है विभिन्न क्षेत्रों में अभियान भेजना, यानी विभिन्न क्षेत्रों में क्या करते थे? अभियान भेजते थे। हड़प्पावासी तांबा प्राप्त करने के लिए राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र में और सोना प्राप्त करने के लिए दक्षिण भारत में अभियान भेजते थे। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ क्या होता था? स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क जो है वो स्थापित किया जाता था। खेतड़ी क्षेत्र से मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया है? जोधपुर गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। जोधपुर नहीं है, ये जोधपुरा है। जोधपुरा कहां पर है? जोधपुरा, ये स्थल हमने लिया नहीं। जोधपुर तो जोधपुर में है ही, जोधपुरा जो है वो जयपुर में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ये अगले मैप में जो है मैं इसको दर्शा दूंगा। जोधपुरा जयपुर में स्थित है, यानी राजस्थान के स्थल हैं। गणेश्वर भी राजस्थान में है, जोधपुरा भी राजस्थान में है। जोधपुर तो अपना जो जिला है, लेकिन जोधपुरा जो स्थल है वो जिला नहीं है। वर्तमान में जोधपुरा कहाँ है ये थोड़ा देखना पड़ेगा भाई। जयपुर जो जिला है, जयपुर जिले के विभिन्न जो भाग कर दिए गए हैं, तो जोधपुरा जो है वर्तमान में कौन से जिले में है भाई? दूदू में है, या कोटपुतली बहरोड में है, या जोधपुर ग्रामीण में है, या जयपुर ग्रामीण में है, या जयपुर शहरी में है? ये थोड़ा देखना पड़ेगा। तो इसको देखने के बाद हम क्लियर करेंगे। तो जोधपुरा वैसे अपने मैप में आएगा तो सीधा आपको भारत के राजस्थान जिले में भरना है जोधपुरा को। इस संस्कृति के विशिष्ट विशिष्ट जो मृद भांड है वो हड़प्पाई मृद भांडों से भिन्न थे। यहाँ तांबे की वस्तुएं जो है वो बड़ी मात्रा में प्राप्त हुई है। कहां से? खेतड़ी से, यानी गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति से तांबे की वस्तुएं जो है बड़ी मात्रा में मिली है। सुदूर क्षेत्रों में संपर्क, लंबी दूरी के संपर्क, सुदूर जो क्षेत्र थे यानी दूसरों देशों के साथ जो व्यापारिक संबंध हम स्थापित कर रहे हैं, उनके साथ किस प्रकार का संपर्क था? क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा लंबी पड़ जाती थी। हड़प्पावासी माल प्राप्त करने के लिए लंबी दूरी के संपर्क भी स्थापित करते थे। इसके प्रमाण के रूप में भिन्न उदाहरण दिए जा सकते हैं। यानी कहीं दूर जगह से यदि माल लाना है तो वहां से भी ये संपर्क स्थापित कर लेते थे, कच्चा माल। अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान जो देश है, उसका नाम तो हमने कई बार जिक्र कर लिया है। तो ओमान से क्या मंगाया जाता था? तांबा लाया जाता था। बहुत दूर है। रासायनिक विश्लेषण से पता चलता है, ओमान देश का नाम होगा यहां पर कहीं। हाँ, ये देखिए अपना महलुआ यहां पर है, यानी कि, और ये मगान यहां पर है। मगान अभी हमने बात की थी, मेसोपोटामिया के जो लेख हैं उसमें ओमान को क्या कहा गया है? मगान कहा गया है। और महलुआ किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो महलुआ अपना हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र, जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसके लिए प्रयोग किया गया। ये हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र है। हड़प्पा इधर दर्शाया गया है, इधर लोथल दर्शाया गया है। ये गुजरात का इलाका आपको दिख रहा होगा, लोथल। और ये महलुआ, इस पूरे के लिए महलुआ शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये सूत्रगंड और हमारा जो हड़प्पा स्थल का पश्चिमी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, यहाँ महलुआ से ये क्या आपके मगान से क्या लाते थे? मगान से आपके तांबा लेकर आते थे, कच्चा माल। विभिन्न स्थल है यहाँ पर। मेसोपोटामिया इतना दूर है यहाँ पर, ये महलुआ मेसोपोटामिया और ये मगान। और इस दिलमुन की भी हम आगे बात करेंगे। दिलमुन कहा जाता था बहरीन द्वीप को। किसको कहा जाता था? दिलमुन। दिलमुन कहा जाता था बहरीन द्वीप को। इसकी भी हम बात करेंगे, दिलमुन। चारों स्थलों को जो है अभी देख रहे हैं। हाँ, तो क्या है कि ओमान से क्या मंगाया जाता था? तांबा मंगाया जाता था। ओमान मगान तट को कहा गया है, ओमान। मगान तट जो है मेसोपोटामिया के जो लेख हैं उसमें ओमान किसको कहा गया है? मगान तट को कहा गया है, ओमान। ओमान को मगान तट कहा गया है। तो रासायनिक विश्लेषण से पता चलता है कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में किसके अंश मिलते हैं? निकल के अंश मिलते हैं। और इससे दोनों क्षेत्रों में संपर्क के जो है संकेत मिलते हैं। अभी हमने क्वेश्चन की बात की थी, निकल के अंश जो है इसमें मिलते हैं। तांबे तांबे की जो धातुएं मिलती है आपके ओमान से और मेसोपोटामिया से, इसके साथ ही मेलुआ यानी हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रों से। तो वहां सब जो क्षेत्रों से तांबा मिला है, तांबे से बने जो वस्तुएं मिली है, उन सब में निकिल जो धातु है उसके अंश मिलते हैं। ओमानी स्थलों से एक विशेष प्रकार का हड़प्पाई मृतबान पात्र मिला है, जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थ के रिसाव को रोक देती है। एक अनुमान है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इसमें इनमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय यानी एक्सचेंज जो है करते थे। अभी हमने चित्र भी देखा था इसका, कहां पर गया? ये दिख रहा होगा आपको इसका चित्र।
ओमान में मिला एक हड़पाई मृतबान जिस पर काली मिट्टी का जो है क्या है भाई परत चढ़ी गई है, क्वेश्चन के रूप में भी देख लिया था। इसके बाद में है तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के लेखों में मगान यानी ओमान क्षेत्र से तांबे के आगमन का उल्लेख मिलता है। यह भी रोचक बात है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी किसके अंश मिलते हैं, निकल के अंश मिलते हैं, है ना, निकाल नहीं निकल के अंश मिलते हैं। निकल धातु जो है अभी हमने बात की थी उसके अंश मेसोपोटामिया के स्थल से जो तांबा मिला है उसमें भी मिले हैं। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक वस्तुओं में हड़प्पा सभ्यता की मोहरें, पासे और मनके भी शामिल हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर जहाज और नावों के चित्र भी मिलते हैं। अभी हमने देखा था नाव वाली मोहर। और ऐसा संभव है कि ओमान यानी मगान, बहरीन यानी अभी हमने बात की थी दिलमुन जिसे हम बोलते हैं, मेसोपोटामिया से संपर्क जो है वो समुद्री मार्ग से था हड़प्पा सभ्यता का। इस संदर्भ में यह बात भी महत्वपूर्ण है, अच्छा, क्योंकि मेसोपोटामिया के जो लेख हैं वो मेलुआ को क्या बोलते थे, नाविकों का देश बोलते थे। ये भी हमने अभी क्वेश्चन फॉर्मेट में देख लिया। मेसोपोटामिया के लेखों से दिलमुन यानी बहरीन द्वीप, मगान तथा महलुआ हड़पाई क्षेत्र नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। ये लेख महलुआ से प्राप्त कई उत्पादों का उल्लेख करते हैं जैसे कार्नेलियन, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियां। महलुआ के विषय में एक मेसोपोटामिया मिथक यह बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा हो और उसकी आवाज राजप्रसाद यानी महलों में सुनाई दे। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि यह हाजा पक्षी जो है वो कौन है, हाजा पक्षी मोर को कहा गया है। मेसोपोटामिया की एक विशिष्ट बेलनाकार मुहर पर बना कुबड़दार जो वृषभ है उसका चित्र सिंधु क्षेत्र से लिया गया प्रतीत होता है। अभी हमने क्वेश्चन फॉर्मेट में बात की थी और बकायदा वो हमने चित्र भी जो है देखा था। बहरीन दिलमुन में मिली गोलाकार फारस की खाड़ी मोहर, फारस की खाड़ी प्रकार की मोहर यानी गोलाकार मोहर, ये अभी हमने चित्र भी देखा था। इसका नहीं देखा था कि ये फारस की खाड़ी प्रकार की जो मोहर है ये आपके गोलाकार मोहर पर कभी कभी हड़पाई चित्र जो है मिलते हैं। इस पर भी जो है हड़पाई चित्र ये आपको दिख रहे होंगे। ये कुबड़ वाला जो बैल है उसका चित्र जो है दर्शाया गया है यहाँ पर। दिलमुन के स्थानीय बाट जो हैं वो हड़पाई मानक का अनुसरण करते हैं, यानी हड़पाई जो मानक में बाट मिले हैं 1, 2, 4 यानी द्विआधारी जो माप मिले हैं उसी प्रकार के बाट जो हैं ये कहां पर मिले हैं, दिलमुन यानी बहरीन में भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग जो है लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। किस प्रकार होता था, मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग, इसको देख लेते हैं। मोहरें और मुद्रांकन। मोहरें हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सैलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। इस पर जानवरों के चित्र और ऐसी लिपि के चिन्ह खुदे हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मोहरों पर बना जानवरों का चित्र अनपढ़ लोगों को संकेत के रूप में अर्थ बताता होगा। भाई मोहरों पर जो बने चित्र हैं उस पर जो जानवरों के चित्र बने हैं वो अनपढ़ लोग भी इस चित्र को देखकर कह सकते हैं कि यहाँ दूसरे वाला हमें यह संकेत दे रहा है। हड़प्पाई लिपि से इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती है क्योंकि हम अभी तक इस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। हड़प्पा लिपि एक रहस्यमय लिपि थी। रहस्यमय लिपि किस प्रकार की थी, इसकी विशेषताएं जो है प्रमुख देख लेते हैं। बड़े क्वेश्चन में के रूप में भी ध्यान रखना इसको। मोहरें और ये मुद्रांकन हम कहां से पढ़ रहे हैं, सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां और मन के बनाने की विधियां, प्रयुक्त सामान, शिल्प उत्पादन के संबंध में जो है बड़ा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। शिल्प उत्पादन के विषय में किस प्रकार की जानकारी हमने अभी देखी। और इससे पहले सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, ठीक है, पॉइंट ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा वो आपको समझ में आ जाएगा उस समय हॉल में। तो हड़प्पाई लिपि की प्रमुख विशेषता देख लेते हैं। हड़प्पाई लिपि की किस प्रकार की विशेषता, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना दो में आ सकते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन जो है आधा इधर आधा इधर, दो क्वेश्चन जो है उसको मिक्सअप प्लस में कर देता है ना, तो दो अलग अलग भी ध्यान रखना है, तभी तो मैं पॉइंट से ले रहा हूं। हड़प्पा लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है इसलिए इसे रहस्यमय लिपि कहा जाता है। भाई पढ़ी नहीं गई है इसी कारण ये क्या है, रहस्यमय है। अभी रहस्य की खोज नहीं हुई है, जैसे ही पढ़ लेंगे तो फिर रहस्य का हमें पता चल जाएगा। इसी कारण से इस सभ्यता की जो अधिक जानकारी है हमें नहीं मिल सकी है। और यह लिपि वर्णमाला नहीं थी, आपको भी पता है। और इसमें तो क्या है भाई, चित्र बने हुए हैं, मछली के चिन्ह हैं और भी कई प्रकार के औजारों के वगैरह चिन्ह, यानी इसमें संकेत जो है वो ज्यादा है, चिन्हों की संख्या ज्यादा है। और इसमें लगभग अपने चिन्हों की बात भी की थी अभी क्वेश्चन फॉर्मेट में, 375 से 400 के बीच लगभग चिन्ह है। और सबसे लंबा जो अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुआ है उसमें 26 चिन्ह जो है मिले हैं। ये लिपि दाई से बाई और लिखी जाती थी
और किस प्रकार लिखी जाती है दाईं ओर, क्योंकि हम जो लिखते हैं यहाँ से बाईं से दाईं ओर, तो हम क्या करते हैं इधर वाली कुछ लाइनें जो इधर खाली छोड़ते हैं, कॉपी में लिखते हैं तो यहाँ से पूरा ऐसे भरते हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में उल्टा है। हड़प्पा सभ्यता में क्या है, इधर से खाली छोड़ी हुई है और हड़प्पा सभ्यता के लोग ऐसे लिखते थे, ऐसे, यानी यहाँ से पूरा ऐसे, मतलब ऐसे लिखा हुआ है, तो वो उनका मतलब ऐसे समझ गए भाई इधर कुछ अंतराल है, इस कारण ये क्या करते थे, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर अधिक अंतराल था, दाईं ओर क्या था भाई, इधर अधिक अंतराल था और बाईं ओर कम था, यानी इधर अंतराल था ही नहीं। इससे लगता है कि इसे दाईं ओर लिखना शुरू किया, यानी यहां से लिखना ऐसे शुरू किया और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया, यहाँ पर स्थान कम पड़ गया तो वापस यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ऐसे समझ गए। इस लिपि की जो लिखावट है वो बहुत सी वस्तुओं पर मिली है। यह भी संभव है कि जो नष्ट हो गई वस्तुएं हैं उस पर भी कुछ लिखा गया होगा। इसका अर्थ यह लगाया जाता है कि वहां पर साक्षरता जो है वो दर ज्यादा रही होगी, साक्षर लोग जो है पढ़े लिखे लोग थे। हड़प्पा मोहरों पर बना चित्र जो है अनपढ़ लोगों को संकेत के रूप में इसका अर्थ बताता था, ये भी हमने देख लिया। हड़प्पा मोहरों पर जो है एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो शायद मालिक के नाम व पद को जो है दर्शाता है। भाई हड़प्पा लिपि पर जो कुछ भी लिखा हुआ है पंक्ति में, ऐसा ही लगता है, अभी अनुमान ही लगा रहे हैं कि शायद इस पर उस मालिक का नाम लिखा होगा और मालिक जिस पोस्ट पर है उस पद का भी नाम लिखा होगा। मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग किस प्रकार होता था, भाई लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग। यानी कि कोई भी वस्तु है हमारे पास में, हमारे पास में थैला है, कोई थैला थैला यदि हमारे पास है और थैले में हमने कोई वस्तुएं डाल रखी है, तो उस थैले को यहां से कहीं दूर पहुंचाना है, मेसोपोटामिया पहुंचाना है, तो थैले पर लगा देते थे, मुद्रांकन का प्रयोग कर देते थे, यानी उस पर मुहर बंदी लगा देते थे, मुहर की छाप लगा देते थे, उसको ही बोलते हैं मुद्रांकन, यानी मुहर बंदी जिसको बोलते हैं, मुहर की छाप लगा देते थे। और यह थैला यदि उसी मुहर बंदी के साथ मेसोपोटामिया पहुंच जाता था तो इसका अर्थ यह लगाया जाता था कि इसके साथ कोई छेड़खानी जो है वो नहीं हुई है। लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए जो है इसका प्रयोग करते थे और मुहर की छाप को कहते थे मुहर बंदी। ये छोटे क्वेश्चन में ध्यान रखना कि मुहर की छाप को क्या कहा जाता है या मुहर बंदी किसे कहते हैं, दोनों का ध्यान रखना। उदाहरण के लिए जब सामान से भरा कोई थैला है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है तो उसका मुंह जो है वो रस्सी से बांध दिया जाता है, फिर गांठ पर थोड़ी गिल्ली मिट्टी पोतकर उसे एक या अधिक मोहरों से दबा दिया जाता था, जिससे मिट्टी पर मोहरों की छाप जो है पड़ जाती थी, मिट्टी पर जो है मोहरों की छाप पड़ जाती थी। यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान यानी मेसोपोटामिया स्थान पर पहुंचने तक ये मुद्रांकन ठीक ठीक रहता था तो इसका अर्थ यह लगाया जाता था कि थैले के साथ कोई छेड़छाड़ी जो है नहीं की गई थी। इस मुद्रांकन से भेजने वाले की पहचान का भी जो है पता चलता था, क्योंकि उस मुद्रांकन पर उसका चित्र होता था, है ना, उसका नाम वगैरह पद वगैरह लिखे होते थे उस मुद्रांकन पर। बाट प्रणाली यानी बाट की प्रणाली देख लेते हैं। माप तोल की जो विधि थी वो हड़प्पा सभ्यता का जो विनिमय था, विनिमय का जो माध्यम था वो था बाटों की एक सूक्ष्म और परिशुद्ध प्रणाली जो है प्रचलित थी। विनिमय के लिए बाटों की एक सूक्ष्म और परिशुद्ध प्रणाली जो है वो प्रचलित थी। बाट सामान्यतः चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और बाट आमतौर पर घनाकार घनाकार होते थे, घन के आकार के होते थे, क्यूबिक, और उन पर किसी भी तरह के निशान जो है वो नहीं होते थे, निशान नहीं होते थे बाटों पर। इन बाटों बाटों बाट इन बाटों के निचले जो मानदंड है वो द्विआधारी यानी 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 8 किलो, 12 किलो, 32 किलो, 12,800 किलो तक जो है ऐसे द्विआधारी होते थे, जबकि जो ऊपरी मानदंड है वो जो है दशमलव प्रणाली के अनुसार होते थे, ऐसे ग्रामों में होते थे, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम। छोटे बाटों का प्रयोग जो है वो आभूषणों और मनकों को तोड़ने के लिए किया जाता था और धातु से बने तराजू के पलड़े भी जो है वो हमें यहां से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार हो गया काफी, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।